सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 13 को और टॉपिक होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को किस तरीके से यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Lecture number 13 Standard Input Output in C Language. Every computer program takes some data as input and prints some processed data. The data can be provided to the program variables in two ways. देखिए, जब भी हम C में कोई प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, तो आप वो डेटा किस तरीके से इनपुट करवाते हैं उस प्रोग्राम को और उस डेटा को कैसे आप प्रिंट करवाते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोग्राम में डेटा दो तरीके से इनपुट हो सकता है। पहला जो मेथड है वो मेथड है आपका नॉन इंटरेक्टिव मेथड और सेकंड जो मेथड है वो है आपका इंटरेक्टिव मेथड। ये इंटरेक्टिव मेथड क्या है और नॉन इंटरेक्टिव मेथड क्या है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये समझेंगे कि नॉन इंटरेक्टिव मेथड क्या है और इंटरेक्टिव इनपुट मेथड क्या है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर सी का सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। एक मैंने यहाँ पर फाइल बनाई और यहाँ पर मैंने लिखा has include stdio.h, मैंने लिखा has include conio.h, फिर मैंने लिखा void main, मैंने कहा integer number 1, number 2। ओके, नाउ एक वेरिएबल और लिया सम, मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1 इज इक्वल टू 20, मैंने लिखा नंबर 2 इज इक्वल टू 30, मैंने लिखा CLR, फिर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d एंड देन यहाँ पर मैंने सम को प्रिंट करवा लिया। मैंने लिखा यहाँ पर गेट ch एंड देन इस प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज कर दिया। एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या किया गया है कि दो नंबर लिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, और इन दोनों की वैल्यू ली गई है। नंबर 1 की वैल्यू 20 है, नंबर 2 की वैल्यू 30 है। फिर हमने इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको हम सम नाम के वेरिएबल में ले लिया और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं या क्या देखने वाले हैं कि ये प्रोग्राम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या ये हमसे इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है। मैंने इसको रन किया। देखिए, रन करने के बाद सीधे प्रोग्राम का आउटपुट आ गया सम इज इक्वल टू 50। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये हमसे कुछ पूछे और हम इसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराएं तब ये हमें आंसर बताए। तो ये तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब प्रोग्राम हमसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरेक्टिव मेथड, इन विच वी असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, जिसके अंदर हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरेक्टिव मेथड बोलते हैं। प्रोग्राम को डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ना नंबर इज इक्वल टू 20 और नंबर 2 इज इक्वल टू 30, हमने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली वैल्यू को प्रोवाइड करा दिया है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरेक्टिव। ओके, अब देखो अगर इसको इंटरेक्टिव इनपुट बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी देखते हैं।
मैंने यहाँ पर ये दोनों लाइनें हटा दी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा printf printf, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा। फिर इसके बाद में लिखा printf /n, लिखा मैंने प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 2। ओके, इस तरीके से ये लिख दिया, और उसके बाद सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया, और हमने किसको प्रिंट करा दिया, सम को। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम हमसे क्या कहता है। देखिए, अरे ये तो कुछ और कह रहा है, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 2 और सम इज इक्वल टू दिस। देखते हैं क्या एरर हुई है। हमने यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ नहीं किया, तो स्कैनएफ फंक्शन लगाते हैं। स्कैनएफ यहाँ पे लगाते हैं %d एंड देन एड्रेस ऑफ नंबर 1 इस तरीके से, और ऐसे ही हमें यहाँ पर लिखना होगा scanf %d एंड देन एड्रेस ऑफ नंबर 2। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं क्या ये हमसे कुछ पूछता है। देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, मतलब मैसेज आ रहा, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम से। ये हमसे ये पूछ रहा है कि आप नंबर 1 की वैल्यू को प्रोवाइड कराइए। मैंने कहा नंबर 1 की वैल्यू 45 है। ओके, मैंने एंटर किया, इसने दूसरा मैसेज दिया, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 2। मैंने कहा कि भाई मेरी वैल्यू 30 है, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। इसने मुझे क्या बता दिया, सम क्या है, 75 है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्टिव प्रोग्राम, मतलब जो यूज़र से इंटरेक्ट करें उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्टिव इनपुट मेथड बोलेंगे या प्रोग्राम बोलेंगे। लिखा भी है वेयर द डेटा इज सप्लाइड बाय द यूजर थ्रू द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस का मतलब कीबोर्ड। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन C language. We know that C is a fundamental programming language, therefore it has no exclusive built-in statement to perform basic input-output statement. To perform these input-output operations, C language provides a library of function. This library is called a standard input-output library, और जिसको हम जनरली बोलते हैं ये stdio, ठीक है। The header file containing such library function is called stdio.h. Some of the standard input-output function in C are given below. जैसे क्या है, scanf है, printf है, getch है, put corrector है, gets है, puts है, getch है और getch है। ये सब कैसे हैं, हमारे इनपुट या आउटपुट फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में या तो इनपुट ले सकते हैं या फिर आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें इनपुट लेने के लिए कौन कौन से फंक्शन हैं, तो इनपुट लेने के फंक्शन है जैसे ये scanf है, जैसे ये है getch है, char है, जैसे ये लिखा गेट्स लिखा है, जैसे ये लिखा getch लिखा और getch, ये सब के सब कैसे हैं, इनपुट वाले फंक्शन हैं। scanf एक तो ये हो गया, दूसरा आपका गेट्स हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, तीसरा हो गया getch ये हो गया, और एक हो गया आपका getch एक ये हो गया, 4 हो गए, और गेट्स हो गया, getch हो गया, ये हो गया, और getchar। ये सब के सब कैसे हैं, ये इनपुट वाले फंक्शन है। कैसे फंक्शन है ये भाई, इनपुट वाले फंक्शन। नाउ बाकी जो बचे हुए हैं वो सब के सब कैसे हैं, आउटपुट वाले फंक्शन है। There are numerous library function available for input output. These can be classified into two broad categories. दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहला जो किया गया है वो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन और दूसरा फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन। कंसोल किसको बोलते हैं, देखिए कंसोल जो होता है वो
कीबोर्ड एंड स्क्रीन के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। तो फंक्शन कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन का मतलब फंक्शन टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले आउट टू स्क्रीन। बोल दिया गया ना, कीबोर्ड से इनपुट लेना है और आउटपुट कहाँ पर दिखाना है, स्क्रीन पर। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और आउटपुट को दिखाएंगे कहाँ पर, स्क्रीन पर। ऐसी नेक्स्ट है फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, यानी ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी फाइल से या हार्ड डिस्क से डेटा को पिक करते हैं और स्क्रीन पर उसको शो कराते हैं या डिस्क पर उसको शो कराते हैं। ओके, तो ऐसे प्रोग्राम भी हम आगे पढ़ेंगे जा कर के। नाउ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में। देखिए क्या लिखा है, द स्क्रीन एंड कीबोर्ड टुगेदर आर कॉल्ड ए कंसोल। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि कंसोल किसको कहते हैं, कीबोर्ड और स्क्रीन के कॉम्बिनेशन को या इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर 1 फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और नंबर 2 अनफॉर्मेटेड। जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसके भी दो कैटेगरी हैं, एक तो है फॉर्मेट और दूसरा है अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेट का मतलब कोई एक फॉर्मेट बना हुआ होगा उसको हम यूज़ करेंगे, और अनफॉर्मेटेड का मतलब ये है कि कोई फॉर्मेट बना हुआ नहीं, डायरेक्टली हम फंक्शन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन के बारे में। अभी हम आउटपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, किसके बारे में कर रहे हैं, फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन के बारे में। मतलब वो कौन से फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। नाउ टू रीड द वैल्यूज फ्रॉम द वेरिएबल इन ए प्रोग्राम फ्रॉम द कीबोर्ड, सी लैंग्वेज प्रोवाइड ए फंक्शन जिसको हम बोलते हैं स्कैनफ फंक्शन। हम अपने प्रोग्राम में स्कैनफ फंक्शन का यूज़ जो करते हैं वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्कैनफ फंक्शन। Scanf function is called the formatted console input output function and it is used to read multiple data values of different data types from the keyboard. The scanf function is built-in function defined in header file called stdio.h। ठीक है, इसको याद रखना, scanf जो फंक्शन होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि कीबोर्ड से डिफरेंट वैल्यूज़ को रीड करना, इनपुट लेना। सिंटेक्स क्या होगा इसका, सिंटेक्स होगा स्कैनफ, फॉर्मेट स्ट्रिंग और एड्रेस लिस्ट। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन कैरेक्टर्स दैट आर सिंपली प्रिंटेड एज दे आर। दूसरा, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर ग्रुप्स, ईच कैरेक्टर ग्रुप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट सिंबल and one of the conversion character. The control string specify the type of the values which are to be supplied to the variable। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं scanf, ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परसेंट और d लिखते हैं ऐसे, और ऐसे लिखते हैं एड्रेस ऑफ नंबर लिख देते हैं। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इतने वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग और इतने वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, एड्रेस लिस्ट। अब ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक में तो लिखा है ये परसेंट साइन, ठीक है, परसेंट साइन, और दूसरा क्या है, ये डेटा टाइप। ठीक है, ये जो परसेंट साइन है ये एक्चुअली में कन्वर्जन साइन बोला जाता है। कन्वर्जन साइन, कन्वर्जन का मतलब आप डेटा को कन्वर्ट करने वाले हैं, किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो इसके आगे लिखा है। इसके आगे क्या लिखा है, डी, डी का मतलब इंटीजर में, डी का मतलब इंटीजर में, अगर एफ लिखा होता तो फ्लोट में, सी लिखा होता है जिसका मतलब करेक्टर में। नाउ एड्रेस लिस्ट किसको कहेंगे, तो देखिए एड्रेस लिस्ट, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। नाउ अब देखिए एक छोटा सा मैं प्रोग्राम आपको यहाँ पे बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा, इंटीजर ए ये लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये लिख दिया एक मैसेज। यहाँ पर मैंने लिखा स्कैन एफ और लिखा परसेंट डी एंड देन एड्रेस ऑफ ए लिख दिया। इस लाइन का मतलब क्या है कि मेमोरी में
मेमोरी में एक वेरिएबल बना होगा जिसका नाम क्या है, ए है। इस ए के एड्रेस पर एक वैल्यू आनी है, जो वैल्यू कहाँ से आएगी, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम कौन कर रहा है, स्कैनफ। तो वो वैल्यू अगर आपने 10 एंटर कर दी तो वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, सी फॉर्मेट स्पेसिफायर। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए स्ट्रिंग यूज्ड इन फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। The format string determines the format of the input and output. The format string always start with a % character. देखिए कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर %d या %i का यूज करते हैं तो इट इज़ यूज टू प्रिंट द signed integer value, where signed integer means that the variable can hold both positive and negative values. अगर आप %d का यूज करते हैं तो वैल्यू आप नेगेटिव भी ले सकते हैं और वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मैं यहाँ से ये लाइनें हटा रहा हूँ और बस चलो इतना ही कर देते हैं। सॉरी, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1। स्कैनफ मैंने यहाँ पर printf लिखा और यहाँ पे लिखा ENTERED एंटर्ड वैल्यू इज। ठीक है, क्या लगाऊंगा यहाँ पर %d एंड देन किसको प्रिंट कराऊंगा, नंबर 1 को। हम क्या कर रहे थे, %d का मतलब होता है कि वो साइंड वैल्यू होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा हमसे प्लीज़ एंटर ए वैल्यू, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1। आपने कहा कि मेरी वैल्यू 23 है, तो इसने आंसर दिखा दिया 23। मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा से रन किया और इसको इस बार -23 वैल्यू दी। तो जो d लिखा हुआ है, जो %d लिखा हुआ है, ये d जो होता है वो साइंड इंटीजर के लिए होता है। ठीक है, साइन इंटीजर का मतलब बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो देख रहे हैं इसने वैल्यू क्या दिखाई हमें, -23। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है %u। %u किस लिए यूज होता है, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए, वेयर द अनसाइंड इंटीजर मीन्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लिखा %। ठीक है, 0। इट इज़ यूज टू प्रिंट द ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर वेयर ऑक्टल इंटीजर वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद ए 0 वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ऑक्टल वैल्यू लिखना है तो 0 लिखना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखनी है तो x लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लोट वैल्यू लिखनी है तो f लिखना पड़ेगा। लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट इट प्रिंट्स द 6 वैल्यूज़ आफ्टर। 6 वैल्यूज़ आफ्टर का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट एक नंबर आपने लिखा 12.23, तो इसके आगे कितना 6 प्लेस तक, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। नाउ है %e कैपिटल ई। इट इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक नोटेशन, जैसे एक्सपोनेंट के पावर में या मेंटिसा के पावर में। मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में एक्सपोनेंट जो है वो दिखाया है। जी, इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट द डेसिमल फ्लोटिंग point values and it is used the fixed precision. The value after the decimal in input would be exactly the same as the value in the output. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जिस तरीके से आपने इनपुट में वैल्यू दी है सेम अगर वही वैल्यू चाहते हो तो %g का आप यूज़ करिए। %p इट इज़ यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। अगर किसी वेरिएबल के एड्रेस को आप प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, %p। इट इज़ यूज टू प्रिंट द अनसाइंड करेक्टर। ठीक है, %c। %s जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है और LD जो होता है वो लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। तो ये जो आप पढ़ रहे थे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर थे जो हम अपने स्कैनफ या प्रिंटफ फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, टू रीड इंटीजर वैल्यू। हाउ टू रीड एन इंटीजर वैल्यू। हम इंटीजर वैल्यू को कैसे रीड करते हैं, तो सिंपल हम रीड करने के लिए जहाँ भी रीड की बात आती है, जहाँ भी रीड की बात आएगी हम किसका यूज़ करने वाले हैं,
स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। और स्कैनएफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो हमें याद है। सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कोमा, फिर आता है हमारा एड्रेस लिस्ट। नाउ तो देखिए हमने वॉइड मेन लिखा, इंटीजर नंबर लिखा, यहाँ पे लिखा प्लीज़ एंटर एनी नंबर, और यहाँ पर हमने कीबोर्ड से, इस लाइन से कीबोर्ड से वैल्यू को इनपुट ले लिया है %d एंड देन नंबर, और यहाँ पर हमने क्या करा दिया, उसको प्रिंट करा दिया, सॉरी। ओके, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। जो स्कैनएफ फंक्शन है, जो फंक्शन है वो एक वैल्यू को रिटर्न करता है। वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। द स्कैनएफ फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज रीड यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, स्कैनएफ फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल की वैल्यू को आपने रीड किया है उतने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल को ये रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यही प्रोग्राम लिखा, इंटीजर नंबर और आई, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ प्लीज एंटर एनी नंबर, आपने लिखा स्कैनएफ %d एंड देन एड्रेस ऑफ नंबर। इस स्कैनएफ फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न की होगी, और वो वैल्यू किस में आ गई होगी, इस आई में आ गई होगी। क्या वैल्यू रिटर्न की है कि आपने यहाँ पर कितने वेरिएबल की वैल्यू को एंटर किया है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू है, वेरिएबल कितना है, एक है, तो इसने इस आई में क्या रख दिया होगा, 1। अगर यहाँ पे 2 लिखे हुए होते तो आई की वैल्यू 2 हो जाती। अगर यहाँ पर नंबर 3 लिखे हुए होते तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो जाती। मतलब कुछ इस तरीके से आई इज इक्वल टू, जो स्कैनएफ लिखा है वो अगर ऐसे लिखा होता %d %d और यहाँ पर लिखा होता एड्रेस ऑफ नंबर 1, एड्रेस ऑफ नंबर 2, एड्रेस ऑफ नंबर 3, इस तरीके से। तो ये 3 वेरिएबल बन गए, तो 3 वेरिएबल की वैल्यू आई में स्टोर हो जाती, और ये यहाँ पर इस नंबर की वैल्यू को प्रिंट करता, और यहाँ पर ये बता देगा 3। ठीक है, इस तरीके से। देखो प्लीज़ एंटर एनी नंबर 25, तो इसने एंटर नंबर की वैल्यू कितनी बता दी, 25, और यू एंटर ओनली 1 नंबर। ओके, चलो इस प्रोग्राम को देखते हैं बना करके। देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। नाउ मैं यहाँ पर इस स्कैनएफ से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो आई में ले लेता हूँ। मैंने आई में ले ली, और यहाँ पर आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। चलो नाउ अब जो आई में वैल्यू आई है इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट एफ, ठीक है, द टोटल, या टोटल ऐसे लिखो, TOTAL, टोटल नंबर ऑफ BLE एज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एज, या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू प्रोवाइडेड टू वेरिएबल एज, ऐसे लिखो। टोटल नंबर या वैल्यू प्रोवाइड टू, या चलो इतना ही लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है, इज, और क्या लगा देंगे यहाँ पर %d, क्या लगाएंगे %d, और किसको प्रिंट करा देंगे, आई को। नाउ रन करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा हमसे, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1, मैंने कहा 3, तो देखिए आंसर क्या है, एंटर वैल्यू इज़ 3, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन स्कैनएफ फंक्शन इज़ 1। ठीक है, तो /n और लगा देते हैं, और फिर इसको रन कराते हैं दोबारा से, यहाँ पर /n। चलो एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगा करके नंबर 2 और ले लेता हूँ। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 ले लिया। नाउ प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 नंबर आप यहाँ पर एंटर करिए। तो आपको यहाँ पर %d 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर 1, एड्रेस ऑफ नंबर 2। ना इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। एंटर वैल्यू इज़ %d नंबर 1 %d,
और यहाँ पर नंबर 2 को भी प्रिंट करा लेते हैं, नंबर 2 को। चलिए रन करते हैं। देखिए प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। तो पहली वैल्यू तो दी 2, दूसरी वैल्यू दी 3। आंसर देखिए, एंटर वैल्यू इज 2 3, पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 3। द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन स्कैनफ फंक्शन इज 2। तो 2 ही वेरिएबल तो थे, तो 2 ही उसने रिटर्न करा दिए। तो आई थिंक ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें हाउ टू रीड ए फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू को कैसे रीड करें, करैक्टर वैल्यू को कैसे रीड करें और स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे रीड करते हैं। सिंपल, फ्लोट वैल्यू को रीड करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन में %f को लगाना पड़ेगा, तो फ्लोट वैल्यू रीड हो जाएगी। ओके, जैसे कि इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर एनी फ्लोट वैल्यू 12.23 12.35। तो आंसर क्या आ गया, 12.35। इस तरीके से करैक्टर वैल्यू को लेना है तो एक यहाँ पर करैक्टर नंबर लेना पड़ेगा। प्लीज़ एंटर एनी, यहाँ पर करैक्टर लिखना है, करैक्टर, प्लीज़ एंटर एनी करैक्टर। ओके, तो हमने यहाँ पे %c लगाया, c क्या होता है, करैक्टर के लिए, और यहाँ पर नंबर ले लिया। नंबर की वैल्यू क्या होगी, करैक्टर। मैंने उसको यहाँ पर प्रिंट कराया। प्रिंट कराने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ एंटर एनी, यहाँ पर क्या आएगा, करैक्टर। आपने दिया d, तो क्या आंसर प्रिंट होके आ गया d। तो आप फ्लोट को भी फ्लोट का इनपुट लेना सीख गए, करैक्टर का भी इनपुट लेना सीख गए, और किसका लेना सीख गए, आप इंटीजर वैल्यू का भी इनपुट लेना सीख गए। नाउ स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे लेते हैं, तो देखिए स्ट्रिंग जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर होती है, तो इसके लिए हमें करैक्टर टाइप का एरे बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ 10, यहाँ पर एक करैक्टर टाइप का हमने वेरिएबल लिया नंबर, और ये जो नंबर है, ये जो करैक्टर नंबर है, ये कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 10, यानी 10 करैक्टर तक ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो ये रमेश जो है एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नाम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग। लेकिन ये जो 6 लेटर हैं ये अलग अलग है ना, आर अलग, ए अलग, एम अलग, तो ये करैक्टर के कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर नंबर एक करैक्टर लिया है, और ये जो नंबर है वो कॉम्बिनेशन कितने का है, 10 का। तो देखिए मैंने क्या लिखा, प्लीज़ एंटर एनी स्ट्रिंग, यानी, और इसके ना परसेंटेज किसके लिए लेते हैं, स्ट्रिंग के लिए। नंबर में वो वैल्यू आ जाएगी और स्ट्रिंग को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, प्लीज़ एंटर एनी स्ट्रिंग, तो आपने लिखा यहाँ पर हेलो, और इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। तो आप सीख गए हैं कि हम स्कैनफ के माध्यम से किसी स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं, किसी इंटीजर नंबर को इनपुट करा सकते हैं, किसी फ्लोट नंबर को इनपुट करा सकते हैं, किसी करैक्टर को इनपुट करा सकते हैं, ऑक्टल नंबर को इनपुट करा सकते हैं। जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो सब हम इनपुट में ले सकते हैं। ओके, नाउ अब एक स्पेशल केस देखते हैं किसका, स्कैनफ का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, हमने अभी यहाँ पर ये पढ़ा है कि स्कैनफ का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, क्या, स्कैनफ कंट्रोल स्ट्रिंग एंड देन एड्रेस लिस्ट। और कंट्रोल स्ट्रिंग में जो होता है वो ये लिखा होता है सर %, और एक यहाँ पर डेटा टाइप लिखा होता है, डेटा टाइप। इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल %d आप लिख देते हो, तो d का मतलब इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है, इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने WD लिख दिया, तो WD का मतलब क्या है, W जो है वो फील्ड विड्थ बताती है, कितने फील्ड में कितना विड्थ है, या कितने विड्थ तक हम नंबर को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, द फील्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रीडिंग एन इंटीजर नंबर इज %d एंड %WD, where % indicate that a conversion specification, or W is an integer number that specify the field width of the number to be read। जैसे कोई नंबर है, ये नंबर लिखा है, आप ये चाहते हो कि इस नंबर के मैं सिर्फ 3 लेटर ही पढ़ पाऊँ, स्टार्टिंग के 3, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 3D का मतलब 3 विड्थ तक आप इस नंबर को रीड करिए, इसका मतलब ये। ओके, इस तरीके से। आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए
void main इंटीजर नंबर क्लियर स्क्रीन, फिर लिखा प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर एनी नंबर, और यहाँ पर स्कैन एफ में देखिए स्कैन एफ %3d एंड देन एड्रेस ऑफ नंबर, और यहाँ पर लिखा गया नंबर इज, और नंबर को क्या कराया गया प्रिंट। देखिए आउटपुट प्लीज़ एंटर एनी नंबर, नंबर कितने दिया गया 3 4 5 6, और जब मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया तो क्या आया 3 4 5। क्यों आया 3 4 5 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर ये कहा है कि 3 विड्थ तक आप उस नंबर को रीड कर सकते हैं, तो हमने 3 विड्थ तक उसको नंबर को रीड किया 3 4 5 तक, तो वहीं तक इसका आउटपुट आया है। क्लियर, इस तरीके से। क्या ये काम फ्लोट नंबर के साथ भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 5f, 5f का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ विड्थ कितनी होनी चाहिए 5 इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 12.345, तो टोटल कितनी बन गई 1 2 पॉइंट वाला 3 4 5 6 बन गई, लेकिन हमें लेना कितना है 5f तक। 5 का मतलब टोटल विड्थ कितनी बन जाएगी 5, तो 5 कैसे बनेगी देखिए 1 2 2 हो गए, तीसरा पॉइंट हो गया, फोर्थ 3 हो गया, और फिफ्थ क्या हो गया 4 हो गया, और उसके बाद 5 के आगे सब क्या हो गया ये 0 0 0 हो गया। तो हमने यहाँ पर सिर्फ फिफ्थ विड्थ तक ही इसको रीड किया है, टोटल नंबर ऑफ विड्थ 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये 5 भी था लेकिन 5 के आगे क्या हो गया 0 0 0, क्योंकि हमने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर में बता दिया है कि फिफ्थ विड्थ तक ही उस नंबर को रीड करिए। ओके, इस तरीके से। तो ये था फॉर्मेट इनपुट मेथड, फॉर्मेटेड इनपुट में हम पढ़ रहे थे किसको, स्कैनएफ को। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन कौन से हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेट का मतलब एक हमारे पास फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे थे। और फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट ये था कि एक कंट्रोल स्ट्रिंग थी और दूसरा क्या था एड्रेस लिस्ट थी, और कंट्रोल लिस्ट में हम बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर रहे थे। कहीं यूज़ कर रहे थे %d को, कहीं यूज़ कर रहे थे %f को, कहीं यूज़ कर रहे थे %c को, कहीं यूज़ कर रहे थे %s को। तो ये सब क्या फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट बने हुए हैं, उन फॉर्मेट को हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब कुछ मेथड ऐसे हैं जहाँ पर हम कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन बोलते हैं, और वो डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन कौन कौन से हैं आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉलोइंग आर द अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। क्या गेट से हम इनपुट ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे ही इनपुट लिया जा सकता है गेट कैर से भी, ऐसे इनपुट लिया जा सकता है गेट cs से भी, और इनपुट लिया जा सकता है गेट che से। इन सभी के माध्यम से आप क्या ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो। चलिए पहला फंक्शन देखते हैं, वर्किंग ऑफ गेट्स फंक्शन। गेट्स का मतलब होता है गेट ए स्ट्रिंग, एस का मतलब स्ट्रिंग, गेट का मतलब प्राप्त करिए, गेट ए स्ट्रिंग। तो द गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड ए लाइन ऑफ ए स्ट्रिंग, लिखा यूज टू लाइन ऑफ ए स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इनटू ए कैरेक्टर एरे। द गेट्स फंक्शन रीड्स ए लाइन ऑफ स्ट्रिंग और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टिल ए न्यू लाइन सिंबल एंटर। ठीक है, अगर आप किसी स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हो तो रीड करने का मतलब स्कैनएफ से है, लेकिन हमें स्कैनएफ का यूज़ नहीं करना, अनफॉर्मेटेड फंक्शन का यूज़ करना है। तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, गेट्स का। किसका यूज़ कर सकते हो, गेट्स का। तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं इसका। देखिए प्रोग्राम क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। हमने यहाँ पर लिखा करेक्टर नेम 30, एक हमने यहाँ पर नेम टाइप का एक एरे बनाया है, और ये नेम जो है 30 करेक्टर को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ओके, ये अपने अंदर कितने करेक्टर को स्टोर कर सकता है, 30 करेक्टर को स्टोर कर सकता है। चलिए इसके बाद हमने लिखा CLR SCR, हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट है प्लीज़ एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप एंटर करिए, और गेट्स फंक्शन के माध्यम से गेट्स के अंदर क्या लिख दिया हमने, नेम, और नेम कौन सा, ये वाला। तो जो भी आप इनपुट करोगे, जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे, वो सबका सब किस में स्टोर हो जाएगा, इन नेम में। और ये काम कराएगा कौन, गेट्स मेथड कराएगा।
नाउ इसके बाद मैंने क्या काम किया, प्रिंट एफ से हम क्या कह रहे हैं, नेम को प्रिंट करिए, तो जो नेम में स्टोर हुआ होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पर लिखा प्लीज़ एंटर एनी स्ट्रिंग, आपने लिखा राम कुमार, तो नेम इज क्या आ गया, राम कुमार। आइए प्रोग्राम बना करके देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, अनफॉर्मेटेड इनपुट मेथड की। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक करेक्टर टाइप का एरे और मैंने यहाँ पे लिया नेम, और नेम की मैंने यहाँ पे विड्थ बता दी कितनी, कि भाई 30 करेक्टर तक लॉन्ग हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ एंटर एनी नेम, प्लीज़ एंटर एनी नेम, प्लीज़ एंटर एनी नेम, ठीक है, नेम ऐसे लिखा। नाउ अब देखो अगर मैं इसमें स्कैनएफ का यूज़ करूं तो क्या होगा, पहले स्कैनएफ और फिर हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे। किसका यूज करना है मुझे, %c का, ठीक है, %c का यूज कर रहा हूं, और मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ नेम, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर ये बताया जो C है ये कॉम्बिनेशन कितने का होना चाहिए, कि लगभग 10 करेक्टर का होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर इसको लाइन को हटाओ यहाँ से, मैंने यहाँ पर लिखा एंटर्ड नेम इज, एंटर्ड नेम इज, ठीक है, एंटर नेम इज। हाँ तो नेम कैसा है भाई, हमारा स्ट्रिंग है तो s लिखना पड़ेगा, और यहाँ से हमने नेम को ले लिया है। ये प्रोग्राम मैंने बनाया इस तरीके से। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है। देखिए प्लीज़ एंटर एनी नेम, मैंने लिखा है यहाँ पर राम कुमार, ठीक है, एंटर किया तो देखिए एंटर नेम इज राम कुमार आ गया। ओके, इस तरीके से। लेकिन अब हमें अनफॉर्मेटेड लेना है। यहाँ पर मैंने 10c बताया ना, 10c का मतलब टोटल नंबर ऑफ विड्थ कितनी होगी, 10 हो गई। अगर 10 से ज़्यादा दोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो दोबारा से रन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा राम कुमार सिंह, एंटर कर दिया तो देखो सिर्फ राम कुमार आया, सिंह नहीं आया। ओके, इस तरीके से। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं पूरे की पूरी स्ट्रिंग मेरे रीड हो जाए, पूरे का पूरा लाइन रीड हो जाए, तो उसके लिए क्या मेथड बनाया गया है, गेट्स। क्या मेथड बनाया गया है, गेट्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, गेट्स को लिखने वाले हैं, GETS, गेट्स को। और गेट्स के अंदर किसको पास कर देंगे, नेम को। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप आउटपुट देख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे राम कुमार सिंह, और आंसर आपके सामने। आप क्या देख रहे हैं, राम कुमार सिंह। पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी रीड हो गई। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं। तो यही लिखा गया है, द गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड ए लाइन ऑफ स्ट्रिंग, लिखा ना लाइन ऑफ स्ट्रिंग, एंड स्टोर इट इनटू ए करेक्टर एरे, ठीक है। द गेट्स फंक्शन रीड्स ए लाइन ऑफ स्ट्रिंग और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर टिल ए न्यू लाइन सिंबल एंटर्ड। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया, गेट्स। नाउ दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, वर्किंग ऑफ गेट करेक्टर। गेट CHAR लिखा है तो इसका मतलब होता है गेट ए करेक्टर। द गेट करेक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड ए करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न इट टू द प्रोग्राम। दिस फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल करेक्टर। अगर आपको अपने प्रोग्राम में सिंगल करेक्टर को रीड करना है तो हम किस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, गेट कैर का। किस तरीके से, सिंटेक्स ये होगा गेट वेरिएबल एंड देन गेट करेक्टर, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये वॉइड मेन गेट ch लिखा है, printf एंटर एनी करेक्टर, हमने यहाँ पर लिखा ch इज इक्वल टू गेट CHAR। अब स्कैनएफ का यूज़ नहीं कर रहे, स्कैनएफ की जगह किसका यूज़ कर रहे हैं, गेट CHAR का। मैसेज तो यही लिखा जाएगा, एंटर एनी करेक्टर। गेट CHAR क्या काम करेगा, जो भी कीबोर्ड से आप करेक्टर एंटर करोगे वो सीधे के सीधा किस में स्टोर हो जाएगा, इस CH में, और हम इस CH की वैल्यू को यहाँ पर क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये प्रोग्राम भी मैं आपको जल्दी से रन करा देता हूँ। हमें करेक्टर लेना है तो मैंने करेक्टर की जगह यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया CH। प्लीज़ एंटर एनी करेक्टर,
क्या लिख दूं यहाँ पर, करेक्टर सी, करेक्टर लिखा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ कि भैया जो गेट CHAR गेट कैर नाम का फंक्शन है, आप कीबोर्ड से वैल्यू को पिक करना और पिक करने के बाद वो वैल्यू किसको दे देना, CH को दे देना। बात समझ में आ गई। और इस CH को अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, C, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, CH। ना प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। प्लीज़ एंटर एनी करेक्टर, मैंने कीबोर्ड से D दिया देखो, एंड देन एंटर किया तो क्या आ गया, एंटर नेम इज D। एंटर नेम नहीं, एंटर करेक्टर, एंटर्ड करेक्टर, एंटर करेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर /NO लगा देता हूँ। चलो, प्लीज़ एंटर एनी करेक्टर, मैंने कहा मेरा वैल्यू D है, तो आंसर क्या आया, एंटर करेक्टर इज D। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, वर्किंग ऑफ गेट CH। दो फंक्शन की वर्किंग हम देख चुके हैं। पहला हम देख चुके हैं गेट्स फंक्शन को, दूसरा देख चुके हैं गेट CHAR को, तीसरा फंक्शन हम देख रहे हैं गेट CH को। गेट CH आप अपने प्रोग्राम में भी यूज करते हैं, ठीक है, लास्ट में लिखा होता है गेट CH। तो उसका मीनिंग क्या है, गेट CH का मतलब होता है गेट ए करेक्टर। कहाँ से करेक्टर गेट कर रहे हैं, कीबोर्ड से। लेकिन ये जो गेट करेक्टर है ये बफर में जाकर के स्टोर नहीं होता है, ठीक है। बफर का मतलब मेमोरी में स्टोर नहीं होता, ये डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू को प्रिंट करा देता है। तो देखिए क्या लिखा है, द गेट CH फंक्शन रीड्स ए सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड बट इट डज नॉट यूज एनी बफर, so the enter character does not display on the screen and is immediately returned without waiting for the enter key. Get CH is non-standard function and is present in conio.h। इसको याद रखो, जो get CH फंक्शन होता है वो stdio.h का नहीं होता, किसका होता है, conio.h हेडर फाइल का होता है, which is mostly used by MS-DOS compiler like Turbo C। तो चलिए इसका मैं प्रोग्राम बना करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए हालांकि यहाँ पर हमने इस पर गेट CH फंक्शन को यूज कर रखा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर गेट CH को यूज करूँगा। देखो गेट CH को यूज किया और मैं यहाँ पर किसका वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, CH को। चलो रन करके देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर एनी करेक्टर, आपने कहा D, और देखो प्लीज़ एंटर एनी करेक्टर D इनपुट नहीं हुआ, जैसे ही मैंने D पर प्रेस किया तुरंत आउटपुट दे दिया। अगर ये सेव होता है तो किसी वेरिएबल में जाके सेव हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, इसने डायरेक्ट वैल्यू को थ्रो कर दिया, किसको, जिसने इसको होल्ड किया है। तो होल्ड किसने किया है इसको, CH ने इसको होल्ड किया है। तो गेट CH ने वो वैल्यू पिक की और पिक करने के बाद किसको दे दी, सीधे CH को दे दी, और CH ने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ओके, इस तरीके से। दोबारा देखो मैंने रन किया और इस बार मैंने वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर T दिया, क्या दिया, T। तो देखो T जैसे ही एंटर किया तो तुरंत आ रहा है एंटर करेक्टर इज T। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। Okay, the getCH function reads a single character from the keyboard but it does not use any buffer, important function है ये। So the entered character does not display on the screen and is immediately returned without waiting for the enter key। Okay, चलो ये प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ getChe। getChe क्या है, देखिए getCH और getChe फंक्शन दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो getChe फंक्शन इज आल्सो ए नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन एंड डिक्लेयर्ड इन conio.h header file. It reads a single character from the keyboard and returns immediately without even waiting for enter key। आप एंटर की को भी प्रेस नहीं करेंगे और इसका आउटपुट आपके सामने तुरंत आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम में दिखा देते हैं। इस गेट CH की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूँ, गेट CHE, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो सेम है फंक्शन वही, मैंने यहाँ पर लिखा D, देखो D पर प्रेस कर रहा हूँ तो D यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, लेकिन
तुरंत आउटपुट भी अपने आप आ रहा है। डी को प्रेस करने के बाद एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एस है इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी, जबकि गेट सी एच में ये वैल्यू दिखाई नहीं देती है। दोबारा से देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर गेट सी एच का यूज़ करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पर डी को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर डी दिखाई नहीं देगा और आउटपुट में दिखाई देगा। देखो डी ऊपर दिखाई नहीं दिया और कहाँ दिखाई दिया, नीचे जब आउटपुट आया, एंटर करेक्टर इज डी। और अगर मैं यहाँ पर गेट सी एच ई का यूज़ कर दूँ और प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो दोनों जगह मुझे लेटर दिखाई देगा। देखो यहाँ पर प्लीज़ एंटर एनी करेक्टर, यहाँ पर डी लिख रहा हूँ तो डी लिखा जाएगा और नेक्स्ट लाइन में भी एंटर करेक्टर इज डी आएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया है किसको स्टडी किया हमने, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन को, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन को। और फॉर्मेटेड फंक्शन कौन था, स्कैनफ। और दूसरा हमने पढ़ा है अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा है किसको, गेट्स को। दूसरा हमने पढ़ा है गेट सी एच ए आर को, जिसमें हमने पढ़ा है गेट सी एच को, जिसमें हमने पढ़ा है गेट सी एच ई को। ठीक है, ये सारे के सारे आपने फंक्शन पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा आउटपुट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ये होगा, जी क्या होगा, फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट, तो फॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट फंक्शन। तो तब तक के लिए दीजिए हमें आगे, हम नेक्स्ट लेक्चर इस पर बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।